वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। यह हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अब बीपीएससी 69 को मद्देनज़र देखते हुए और यूपीपीसीएस का भी जो भी अभ्यर्थी होंगे यूपीपीसीएस के उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज जो हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं यह आपका है पूर्वालोकन, जो आपका घटना चक्र का समसामयिक घटना चक्र का अतिरिक्तांक है, उसको हम लोग आज देखेंगे। क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं और कभी कभी संभवतः होता है ऐसा कि इसी से कुछ क्वेश्चन देखने को एग्जामिनेशन में मिलता है, तो ज़रूर इसे आप ध्यान से देखें। यह जो है इसमें जो आपका पूर्वालोकन है ये 1990 से लेके अब तक का जो भी करंट एग्जामिनेशन हुआ है वो आपका यूपीपीसीएस एग्ज़ाम हो या बीपीएससी एग्ज़ाम हो या अन्य स्टेट पीसीएस की जो एग्ज़ाम होती है उन सभी का ये एक अतिरिक्तांक है। इसे आप अच्छे से देखें। इसमें पहले हम लोग कुछ देखेंगे डिस्क्रिप्टिव को, इसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह के पूछे जाते हैं, क्योंकि यह एक रिवीजन है एक प्रकार का। हम लोग अध्यायवार जो भी चैप्टर वाइज इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। आप लोग का कमेंट अगर आया तो मैं इसे ज़रूर रेगुलर रखने का कोशिश करूँगा, तो ज़रूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम सब्जेक्ट लिए हैं इसमें हम लोग भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सब चैप्टर है। पॉलिटी को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अगर इस सेशन को ढंग से आप लोग रेगुलर करेंगे तो आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए यह रामबाण साबित होगा। दूसरा बात है कि पीसीएस की एग्जामिनेशन जो भी हम लोग बीपीएससी देने वाले हैं उसके लिए तो यह महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए कोई ना छोड़ेंगे, जरूर देखेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। पहला चैप्टर जो इसमें है भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे विकास हुआ है इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तब फिर हम लोग आगे जाकर देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज तक जो एग्जामिनेशन हुई है तो हर एग्जामिनेशन में कभी 23, कभी 18, कभी 9, 31 इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है इस सब्जेक्ट से। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास की बात करें तो भारत का संवैधानिक विकास दो तरह से हुआ है, आपको पता है। एक 1773 से लेके 1853 और एक 1858 से लेकर 1947, दो तरह का हमारा संवैधानिक विकास है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहला जो है 1773 से लेके 1853 का जो है उसे हम लोग देखें। तो ये क्या था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी अधिनियम पारित हुई वो आपका कब से कब तक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता होगा तो 1600 ईस्वी में जो आई थी, उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग संवैधानिक विकास पॉलिटी के बारे में जान रहे हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्ट है, अधिनियम पारित हुई 1773 से 1853 तक, इसको देखेंगे। और दूसरा है आपका ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो देखे थे कि यहाँ जो क्वीन या क्रॉन का व्यवस्था जो हुआ था, जो किंग बने, राजा बने, स्वतः अपना शासन को हैंडल किए, कैसे किए, उसके अंतर्गत जो हुआ ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित जो अधिनियम है, एक्ट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे 1858 से 1947 के बारे में। तो दो तरह से देख लिए भारत का संवैधानिक विकास, 1773 से 1853 और 1858 से लेके 1947 तक। तो आइए अब हम लोग पहले बात करेंगे कंपनी के अंतर्गत पारित जो अधिनियम थे तो क्या है। तो आपको पता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। आपको क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछता है इसमें, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद का नाम किस एक्ट के द्वारा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। इस एक्ट के अनुसार
वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा, इसी एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग, और फ्रांसिस और क्लेवरिंग और मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए थे। ठीक है, 4 जो था सदस्य कौन कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल कौन हुए थे? वारेन हेस्टिंग, और जो इसके 4 सदस्य थे कौन कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। फ्रांसिस 1 हो गए, क्लेवरिंग 2 हो गए, मानसन 3 हो गए, और वारवेल काउंस 4 हो गए। ये लोग क्या थे? काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए थे, जो 4 सदस्य थे जिनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष था। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। कहाँ पे? तो फोर्ट विलियम। तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय, जो आपका हाई कोर्ट का स्थापना हुआ, उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारी पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध भी लगा था इसी एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट ये हो गया आपका 1773। दूसरा एक्ट था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। इसके द्वारा क्या हुआ था? तो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथकीकरण किया गया, कि कंपनी का राजनीतिक कार्य अलग होगा और व्यापारिक कार्य अलग होगा, दोनों को अलग अलग किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा पृथकीकरण हुआ, अलग अलग दोनों मामलों के लिए एक बोर्ड बना, और राजनीतिक मामलों के लिए एक कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। याद रखेंगे, 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। सब कुछ दे दिया, उसके बाद सब कुछ ले लिया। दैट मीन्स क्या? 1786 का जो एक्ट था, अधिनियम था, उसके द्वारा क्या हुआ? गवर्नर जनरल को एक विशेष परिस्थितियों में एक पावर दे दिया गया कि वो किसी भी निर्णय को, डिसीजन को निरस्त कर सकता है अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया था। याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि 1773 एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया तो उनको दोनों चीज मिल गया, नहीं। ये दोनों चीज को प्राप्त करने वाले 1786 में जो एक्ट में जो निर्णय हुआ, जो नियम पारित हुए, जो कानून बना, इसमें जो क्या हुआ कि ये पावर जो दिया गया कि वो किसी भी परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकते हैं या लागू करने का अधिकार, या फिर उसे सेनापति का प्रधान सेनापति का शक्तियां भी प्रदान कर दिया गया। ये दोनों अधिकार को प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए अब हम लोग देखते हैं। 1786 देख लिए थे, अब 1793 को देखते हैं। 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कंपनी के अधिकारों को जो है किस एक्ट के द्वारा 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, या किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को कितना वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था।
और ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीयों के शिक्षा पर प्रति वर्ष कितना लाख रुपए खर्च करने का उपवन था, तो 1 लाख रुपया। किस एक्ट के द्वारा या किस चार्टर एक्ट के द्वारा, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के इसी एक्ट से 1793 के चार्टर एक्ट से ही क्या किया गया, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या रह गया था, तो चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार इन लोगों का बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तभी आप देखे थे कि बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई के कुछ हिस्सों को देख रहे थे, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार, याद रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा, भारत का बात हो गया, बंगाल खत्म हो गया, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनेगा, मैं भी दिखाऊंगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ठीक है, कंपनी का समस्त व्यापारिक कार्य खत्म हो गया, केवल देखे थे चाय और चीन के साथ था एकाधिकार, और कंपनी का जो है समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में, मैकाले याद रखिएगा, मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल, इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। योग्यता को वो किया गया और भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 1853 के जो चार्टर एक्ट थे उसके द्वारा विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना भी 1853 के एक्ट से ही किया गया। याद रखेंगे, 1853 के एक्ट से ही किया गया। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आइए अब देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ देखे थे हम लोग 1853 के चार्टर द्वारा विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु
कानून लॉ निर्माण हेतु क्या हुआ, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जो पहले था कि हम लोग यहाँ पे लोकल जो इंडियंस थे वो अप्लाई नहीं करेंगे या कुछ गिने चुने लोग करेंगे, ये मानदंड थी, वो सब खत्म कर अब खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, ये अगर पूछा जाए तो किसके द्वारा, यूपीएससी जो आप बात करते हैं, सिविल सेवा का जो चयन होने लगा, खुला प्रारंभ प्रतियोगिता होने लगा, किस चार्टर एक्ट के माध्यम से, तो 1853 के चार्टर के द्वारा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा है यूपीपीसीएस में, थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसे दूर करने की कोशिश करूंगा। हाँ तो देखिए अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो अब आप बता सकते हैं क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और अगर पूछे आपसे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे, एम्पे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये दोनों को मिलान करना है, कब हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई। तो इसे आप लोग मिला लेंगे, बना लेंगे। तो इसी तरह की क्वेश्चन पूछी जाती है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख लेंगे। यहाँ देखिए, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को, ये IS प्री 2018 का है इसलिए उसमें नहीं था, हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया, जिसमें जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी, ग्रांट के रूप में 1 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए, की थी 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, बताए थे चौथा सदस्य। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक, इनका पूरा नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं, केवेंडिश बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 तक शासन किए थे। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकेले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। किनके शासन में, विलियम बेंटिक के शासन में। और किसके प्रस्ताव को, तो मैकेले के प्रस्ताव को मान के अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में एंग्लिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे। याद रखिएगा, कौन थे इसके, आंग्ल के, माने जो भी इंग्लिश या फिर अंग्रेजी के शिक्षा के जो समर्थकों के नेता कौन थे, तो ट्रेविलियन थे। जबकि HT प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट, एक पाश्चात्य शिक्षा के और एक आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
आप इसे देख के देखिए, ये UPRO का है, ARO के मेंस का क्वेश्चन है, ये आपका ISPD का क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करके देखेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट आप लोग कमेंट कर बताएं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग डिमांड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।